Hello students, welcome back to my channel Chemistry Classes by Pooja Kaushik. So in this very lecture we are going to discuss about some basic concept of chemistry. This is a lecture number 6 of the chapter. In this lecture we are going to discuss about first the number 1 mole concept. What is a mole concept? Percentage composition, chemical equation, balancing and the information that we are going to derive from that chemical equation. तो इस चैप्टर में बच्चे जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है हमारा मोल कॉन्सेप्ट कि एक मोल क्या होता है। केमिस्ट्री में 1 मोल, हमें मोल की रिक्वायरमेंट ही क्यों पड़ी बच्चे, व्हाई वी नीड मोल। हमने लेक्चर नंबर 5 में जब डिस्कस किया था वो हमने किया था बच्चे कि हम कैसे मासेस कैलकुलेट आउट किया। हमने मासेस के लिए जो रेफरेंस ली गई दैट इज व्हाट बच्चे, कार्बन 12 आइसोटॉप। तो हमने तब डिस्कस किया था बच्चे कि 1 एटॉमिक मास यूनिट दैट मींस 1 AMU इज इक्वल्स टू द 1/12th पार्ट ऑफ दैट कार्बन एटम। अगर बच्चे आपने लेक्चर नंबर 5 नहीं देखा है तो लेक्चर नंबर 6 देखने से पहले आप एक बार लेक्चर नंबर 5 देखिएगा। ओके, सो इन दिस मोल कॉन्सेप्ट, अब मोल कॉन्सेप्ट की जरूरत क्यों पड़ी। अब बच्चे देखो, हमें पता लग गया कि एलिमेंट डिस्कवर हुए, एलिमेंट का हम मासेस भी कैलकुलेट आउट कर चुके, ठीक है, कि हमने कैसे उनका रिलेटिव एटॉमिक मास निकाला। बात अब आ जाती है बच्चे, अगर मैं कुछ भी रेंडमली, क्या है हमारे पास, अब सपोजिटली आप NaCl ले लो, आपने NaCl 1 स्पून ऑफ NaCl ले लिया। अब उस 1 स्पून ऑफ NaCl में बच्चे हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ NaCl आर देयर, कैसे पता लगेगा कि उसमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। अगर मुझे रिएक्शन करानी है, मुझे प्रोडक्ट फॉर्म करना है, तो मुझे कितने अमाउंट में रिएक्टेंट लेना पड़ेगा। बच्चे कैसे बता सकते हैं कि ये कितने अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स हम लेंगे, कितने मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेंगे। तो ये मेन बेसिक थिंग थी। तो अब किसी भी एलिमेंट के कुछ भी पर्टिकुलर अमाउंट में कितने मॉलिक्यूल हैं वो क्या बताता है, हमें मोल कॉन्सेप्ट बताता है। रेफरेंस बिल्कुल सेम रहेगी जो हमने मासेस कैलकुलेट आउट करने में रेफरेंस ली थी। सो हियर द रेफरेंस इज व्हाट बच्चे, कार्बन 12। क्या रहेगी रेफरेंस, कार्बन 12 रहेगी। तो अब देखो, जब हमने कार्बन 12, हमें पता था कार्बन 12 हमारे पास है, हमने क्या किया बच्चे, 12 ग्राम कार्बन 12 का आइसोटॉप ले लिया। क्या ले लिया, 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप। जितने हमने ये रेफरेंस ले ली कि भाई जितने 12 ग्राम ऑफ कार्बन में जितने नंबर ऑफ एटम्स हैं वही हमारे सभी के अंदर क्या होंगे, उसको हमने क्या एक रेफरेंस यूनिट दे दी कि वो 1 मोल के अंदर उतने ही सेम नंबर ऑफ क्या रहेंगे बच्चे, एटम्स रहेंगे। दोबारा ध्यान से सुनो, मैंने क्या बोला कि अगर 12 ग्राम कार्बन हमने ले लिया, ठीक है, वेइंग मशीन पे मेजर करके 12 ग्राम कार्बन आपने ले लिया, उस 12 ग्राम कार्बन में जितने भी नंबर ऑफ एटम्स होंगे, जितने भी क्या होंगे, नंबर ऑफ एटम्स होंगे, वो किसके इक्वल होंगे, जितने हमारे 1 मोल में एटम होंगे। यानी कि उतने ही नंबर ऑफ एटम्स को हमने क्या यूनिट बोल दी बच्चे, 1 मोल बोल दी। दैट मींस कंटेन सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स एज देयर आर एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12। जितने 12 ग्राम कार्बन में नंबर ऑफ एटम्स थे उतने ही क्या है हमारे 1 मोल में सब्सटेंसेस हैं। अब देखो, ये तो पता लग गया कि 12 ग्राम कार्बन में जो भी आएंगे एटम वो 1 मोल है, लेकिन उस 1 मोल के रिगार्डिंग हम आगे क्या बात कर रहे हैं बच्चे, हमने बोला अब मुझे ये निकालना पड़ेगा कि उस 12 ग्राम में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, उसी को तो 1 मोल बताया, तो वो कैसे निकाला। देखो, द मास ऑफ, अगर मुझे एक कार्बन एटम का मास पता है, क्या पता है मुझे, एक कार्बन एटम का मास पता है, तो मैं निकाल सकती हूँ बच्चे। अगर मैं बोलूं कि मास ऑफ 1 कार्बन एटम इज 1.992648 into 10 raised to the power -23 ग्राम। एक एटम का मास इतना है, 12 ग्राम में कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, सिंपल मैथ्स, क्या करोगे, 12 ग्राम डिवाइडेड बाय मास ऑफ 1 एटम। तो नंबर ऑफ एटम्स कितने निकले बच्चे, 6.022 into 10 raised to the power 23 एटम्स पर मोल। क्यों, क्योंकि इसी को तो हमने क्या बोल दिया बच्चे, 1 मोल यूनिट बोला ना। दोबारा देखो, एक एटम का कार्बन का मास ये था, हमने कितनी ली थी बच्चे, हमने रेफरेंस क्या ली, 12 ग्राम की, मैंने 12 ग्राम कार्बन ले ली। उस 12 ग्राम में कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, 12 ग्राम डिवाइडेड बाय मास ऑफ 1 कार्बन एटम। सो द नंबर कम्स आउट टू बी 6.022 into 10 raised to the power 23, जिसको हम Na से डिनोट करते हैं या फिर क्या बोलते हैं, एवोगैड्रोस नंबर। दैट मींस अब हमारे पास क्या है बच्चे, अब हम ये कह सकते हैं कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन्स हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। अब हम जनरल क्या बोलेंगे, यानी कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस contain how many, 6.022 into 10 raised to the power 23 what, molecules, atoms, ions, they can be anything.
ओके, एक इक्वेशन ये आ जाती है। दूसरी हम क्या बात कर रहे हैं बच्चे, अब कैसे नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे। अब मान लो जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं कि मैंने 180 ग्राम ऑफ वाटर लिया या फिर मैंने 4 ग्राम ऑफ हीलियम लिया, मुझे ये बताओ कि इसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, या मैं पूछ लूं कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्रेजेंट है किसमें बच्चे, 180 ग्राम ऑफ वाटर में। तो कैसे निकला, फॉर्मूला क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स निकालने का, गिवन वेट, जो भी आपको वेट गिवन है डिवाइडेड बाय में या तो मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट मॉलिक्यूल से डील कर रहे हो, एटॉमिक वेट जब किसी एटम से डील कर रहे हो, यहाँ कुछ भी हो सकता है, मॉलिक्यूलर वेट भी हो सकता है अगर आपने मॉलिक्यूल्स आपको गिवन है, एटॉमिक वेट भी हो सकता है अगर आपने एटम्स के लिए रिगार्डिंग कैलकुलेट करना है। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाला बच्चे, देखो 180 ग्राम ऑफ वाटर, अब वाटर का हमें मास कैलकुलेट करना सिखाया था, 2 यूनिट प्लस 16 यूनिट दैट इज 18, 180 डिवाइडेड बाय 18 नैप्स इज इक्वल्स टू व्हाट, 10 मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने निकल गए, 10। सिमिलरली 4 ग्राम्स ऑफ हीलियम, हीलियम का एटॉमिक, इसका एटॉमिक निकलेगा ना बच्चे वेट, बिकॉज़ इट इज एन एटम, सो एटॉमिक वेट इज 2, गिवन वेट इज 4, सो 4 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू व्हाट, 2 मोल्स। अब देखो 2 मोल्स, आपको नंबर ऑफ मोल्स तो पता लग गए। अब देखो कितना इजी है बच्चे, नंबर ऑफ मोल से आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल सकते हो। 1 मोल में कितने पार्टिकल्स, 10 मोल्स में कितने पार्टिकल होंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा 6.022 into 10 raised to the power बच्चे हुआ 24, यानी कि 180 ग्राम में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हुए, जस्ट सिंपली मल्टीप्लाई विद बट एवोगैड्रोस नंबर, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स को किससे मल्टीप्लाई करना है, एवोगैड्रोस नंबर से, क्योंकि एवोगैड्रोस नंबर बच्चे नंबर ऑफ एटम्स 1 पर मोल, एक मोल में कितने एटम्स इतने, तो 10 मोल में कितने एटम होंगे, सिंपल मैथ, सिंपल मल्टीप्लिकेशन। ओके, सो दिस इज अ मोल कांसेप्ट। अब एक फर्दर चीज और बता देती हूँ बच्चे मैं आपको कि 1 मोल अगर किसी गैस की बात करें तो उसमें कितनी वॉल्यूम ऑफ गैस होती है, फिक्स 22.4 लीटर्स, यानी कि एक मोल में कितने मॉलिक्यूल एटम या आयन, एवोगैड्रोस नंबर, एक मोल में कितनी वॉल्यूम किसी भी गैस की, दैट इज 22.4 लीटर्स। वेरी गुड। नाउ हियर परसेंटेज कंपोजिशन। अब देखो, अब मैंने वाटर की बात की, वाटर से ही स्टार्ट करते हैं, सबसे इजी वाटर। अब वाटर का ओवरऑल वेट 18 ग्राम। अब मैं बच्चे ये बोलो, देखो 18 ग्राम में दो चीजें कंट्रीब्यूट कर रही है, एक दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन कंट्रीब्यूट कर रही है। तो अगर मुझसे ये बोला जाए बच्चे परसेंटेज कंपोजिशन निकालो, परसेंटेज कंपोजिशन मतलब परसेंटेज ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, यानी कि एक पर्टिकुलर एलिमेंट कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है उसको क्या बोलते हैं, परसेंटेज कंपोजिशन या फिर परसेंटेज बाय मास। तो कैसे कैलकुलेट किया बच्चे, जैसे कि वाटर, अब मैं बोलूं कि इसमें ऑक्सीजन कितना कंट्रीब्यूट करती है। अब देखो सिंपल कुछ भी नहीं है, जैसे हम अपनी मार्क्स की परसेंटेज निकालते हैं, 500 का पेपर था 450 है, तो 450 डिवाइडेड बाय 500 इनटू 100। सिमिलरली जैसे कि H2O है, अब H2O में ऑक्सीजन का वेट कितना 16, वाटर का कितना 18, तो 16 डिवाइडेड बाय में टोटल वेट इनटू 100, दैट कम्स आउट टू बी 88.79 मास परसेंटेज। किसकी मास परसेंटेज, ऑक्सीजन की, किसमें, वाटर में। तो अब मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीजन का वेट डिवाइडेड बाय में वेट ऑफ द होल मॉलिक्यूल। अब हाइड्रोजन का निकालेंगे, हाइड्रोजन अगर एक हो, हाइड्रोजन का वेट क्या होता है 1 ग्राम, कितने यूनिट है 2 यूनिट्स हैं, डिवाइडेड बाय टोटल वेट इनटू 100, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 11.18% बच्चे किसकी मास परसेंटेज है, हाइड्रोजन की मास परसेंटेज है। वेरी गुड। तो अब इसके बाद बात होती है हमारे पास केमिकल इक्वेशन, किसकी बात करेंगे हम, केमिकल इक्वेशन की बात करेंगे। देखो केमिकल रिएक्शन हो रही थी, सबको पता था। अब केमिकल रिएक्शन को 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, केमिकल इक्वेशन क्यों जरूरत पड़ी, क्यों हमें उन्हें बैलेंस करना पड़ता, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड ऑल दैट। ओके, एक बार फटाफट से क्विक रिवाइज करते हैं बच्चे, केमिकल इक्वेशन की रिक्वायरमेंट क्यों हुई। देखो साइंटिस्ट ने केमिकल रिएक्शन परफॉर्म की, अब उस केमिकल रिएक्शन को डिनोट कैसे करेंगे बच्चे, पेपर वर्क भी तो करना है ना। क्यों, आपने कोई रिएक्शन कर ली, आपने कुछ अच्छी चीज बना ली, तो दूसरों का एफर्ट सेव हो जाता है ना। अगर आपने अपनी रिएक्शन बना ली, आप उसे अच्छे से प्रेजेंट कर दो, तो जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी उसके लिए बहुत इजी होगा अंडरस्टैंड करना। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन को बार बार लिखना उसके नाम से, दैट हाइड्रोजन HYDROGEN प्लस ऑक्सीजन, वर्ड्स में लिखना बहुत लेंथी हो जाता था। ओके, तो इसलिए क्या किया, केमिकल इक्वेशन की जरूरत पड़ी, ताकि हम सिंप्लीफाइड वे से और एक सिस्टमैटिक वे से रिप्रेजेंट कर सकें हमारी किसको बच्चे, इक्वेशंस को। अब यहाँ पे देखो केमिकल इक्वेशन,
दैट मीन्स सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। सिंपलेस्ट डेफिनेशन क्रैम मत किया करो, अपने हिसाब से उसे बनाने की कोशिश किया करो। क्या होता है केमिकल इक्वेशन? सिर्फ सिंबॉलिक रिप्रेजेंट ही तो करते हैं ना बच्चे, क्या करते हैं? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। अब मैं इसको लिखने बैठूं यहाँ पे, कार्बन रिएक्ट्स विद 2 moles ऑफ हाइड्रोजन लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ देयरफॉर द मीथेन, कितना बड़ा हो जाए, बार बार सेम चीज लिखनी है। रिड्यूस किया एफर्ट, तो क्या किया हमने? एलिमेंट्स के नेम की जगह उनके क्या यूज करने शुरू कर दिए? सिंबल्स। दैट मींस symbolic representation of a chemical reaction is known as what? A chemical equation. Similarly जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, वाटर। अब मैं बड़ा बड़ा लिखती वर्ड्स में तो लेंथी हो जाता। CH4 दैट मींस मीथेन गैस है, हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट की तो क्या हो जाती है बच्चे? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। यानी कि जितने भी हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ऑन कंबशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन दे लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, और यू कैन से दैट कार्बन डाइऑक्साइड एंड सॉरी बच्चे वाटर। तो देखो अब केमिकल इक्वेशन तो हो गई, लेकिन केमिकल इक्वेशन तब देखो, एक तो बच्चा हो गया कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंट कर दिया, और क्या पता लगता है केमिकल इक्वेशन से? केमिकल इक्वेशन में हम हमारे जो भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट थे उनकी फिजिकल स्टेट को भी क्या कर सकते हैं? मेंशन कर सकते हैं। लाइक हाइड्रोजन क्या होती है? गैसियस फॉर्म, तो सिंबल इज G। ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म, वाटर इज इन लिक्विड फॉर्म। ओके, तो मतलब एक केमिकल इक्वेशन लिखने से मैं क्या कर सकती हूँ? मैं वो एलिमेंट्स जो मैंने यूज किए हैं एज अ रिएक्टेंट और जो फॉर्म हुए हैं एज अ प्रोडक्ट, उनकी क्या हमारे पास फिजिकल स्टेट है वो भी हमें क्या हो जाती है? पता लग जाती है, पहली चीज। अब दूसरी बात ये बच्चे देखो, केमिकल इक्वेशन लिखना तब तक इंपॉर्टेंट नहीं होता जब तक कि वो बैलेंस्ड ना हो। दैट मींस अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है केमिस्ट्री में। योर इक्वेशन नीड टू बी बैलेंस्ड। क्यों? ताकि वो सारे जो हमारे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो सबको क्या कर सके? सेटिस्फाई कर सके। ठीक है, तो अब जब हम बैलेंस करते हैं, देखो कैसे बैलेंस करते हैं केमिकल इक्वेशन। कोई भी रैंडम एग्जांपल ले लिया, C3H8 + O2 गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, यहीं से इक्वेशन कर लेते हैं। ओके, सो हाइड्रोकार्बन था, हाइड्रोकार्बन जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होता है तो क्या देता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब यहाँ देखो फॉर्मूला राइटिंग क्या हो गई बच्चे? सबसे पहले तो आपने अपने फॉर्मूलाज लिख लिए। अगर वर्ड नोटेशन में दिया हुआ है तो आप क्या करोगे? उनके बेसिक फॉर्मूलाज लिख लोगे। सेकंड, हर एक एलिमेंट को एक एक करके बैलेंस करना है। आपकी मर्जी, आप किसी भी एलिमेंट से स्टार्ट कर सकते हो, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि सबसे पहले इसे बैलेंस करो या उसे बैलेंस करो, लेकिन 1 बाय 1 सभी एलिमेंट बैलेंस हो जाने चाहिए। अब सबसे पहले मैंने बैलेंस किया बच्चे कार्बन को। कार्बन यहाँ 3 थे, यहाँ 1 था, तो क्या करूंगी? मल्टीप्लाइड बाय 3। क्या कर दिया? मल्टीप्लाई बाय 3 कर दिया। अब हमने बैलेंस किया बच्चे फिर ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन क्या थी? 2। यहाँ पे क्या ऑक्सीजन? सिर्फ 2। राइट साइड पे क्या है बच्चे? 2 + 1। यहाँ जब 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये इक्वेशन होगी 3 2 6 + 1 7। यहाँ क्या है हमारे पास? 2। तो अच्छा नहीं सॉरी, हमने पहले किसे बैलेंस कर रहे हैं बच्चे? हाइड्रोजन को बैलेंस कर रहे हैं। ठीक है, हाइड्रोजन को बैलेंस कर लो। हाइड्रोजन यहाँ 8 है, यहाँ पे क्या है? 2 है, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए इसे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कार्बन बैलेंस हो गई 3 से मल्टीप्लाई करके, और ये 4 से मल्टीप्लाई करके हाइड्रोजन बैलेंस होगी। अब ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन अब यहाँ पे क्या है बच्चे? 2। यहाँ पे क्या है? 3 2 6 + 4 10। 2 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट बच्चे? 5। तो ये आपकी क्या होगी? ओवरऑल बैलेंस केमिकल इक्वेशन। यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑन बोथ ऑफ द साइड, ऑन द रिएक्टेंट साइड और ऑन द प्रोडक्ट साइड शुड बी सेम। सो दिस इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से हमें बच्चे ये जो बैलेंसिंग कोएफिशिएंट्स होते हैं ना, ये 5 3 4, इनको बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। क्या बोला जाता है? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हमें ये बताता है बच्चे कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, दैट मींस द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट पार्टिसिपेटेड इन अ रिएक्शन। अगर मैं मॉलिक्यूल की बात करूं तो एक मॉलिक्यूल 5 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन जब कंबाइन करेंगे तो 3 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस होंगे। मॉलिक्यूल इन टर्म्स ऑफ मोल्स, 1 मोल ऑफ C3H8 5 moles of oxygen react leading to the formation of what? 3 moles of carbon dioxide and 4 moles of water. तो इसलिए बैलेंसिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर आ जाता बच्चे ये केमिकल इक्वेशन से हमें क्या पता लगता है? देखो ध्यान से यही देखो। सबसे पहले मैंने बोला नंबर ऑफ रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्शन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या बता रही है कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे हैं और कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म हो रहे हैं। सेकंड, रिलेटिव मास, यानी कि आपस में एक दूसरे का रिलेटिव मास। जैसे कि यहाँ अगर मैं बात करूँ ना बच्चे, जो हमने H के बारे में बात किया था, H2 + ½ of O2, रिलेटिव मास का मतलब क्या होगा?
2 ग्राम हाइड्रोजन के लिए कितना चाहिए, 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन चाहिए। अगर यहाँ 4 ग्राम होगा तो ऑक्सीजन कितना चाहिएगा बच्चे, यहाँ ट्वाइस हो गया ना, 2 2 जा 4, 2 टाइम्स, तो 16 2 जा क्या बच्चे 32, तो इसका क्या चाहिएगा 32 ग्राम। तो ये होता है रिलेटिव। फिर होता है वॉल्यूम ऑफ गैसेस, यानी कि अगर कोई भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है तो आप क्या निकाल सकते हो कि वो कितनी वॉल्यूम में फॉर्म हो रहा है। यहाँ पे अभी बात की थी कि 1 मोल में कितनी वॉल्यूम होती है, 22.4 लीटर हमारी क्या होती है, वॉल्यूम होती है। तो बच्चे ये था आज का लेक्चर नंबर 6, जिसमें मोल कंसेप्ट, वॉल्यूम के बारे में, रेफरेंस कैसे ली, एवोगैड्रोस नंबर कैसे निकालना, परसेंटेज कंपोजिशन क्या होती है, केमिकल इक्वेशन क्या होती है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इन केमिकल इक्वेशन क्या होते हैं, बैलेंस क्यों करते हैं और क्या ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। ओके बच्चे, आई होप लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं पे भी कोई क्वेरी होती है बच्चे, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके, थैंक यू।